अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, द emphasis of limitations, the emphasis of limitations to the right to freedom of speech and expression, right to freedom of speech and expression by the state should be on reasonable grounds, should be on reasonable grounds, maintaining substantive rights, maintaining substantive rights under article 19 1A of the constitution. Explain. You have to explain this statement and you have to write the answer in 150 words. The question is of 10 marks. Okay, फाइन। हिंदी में पढ़ते हैं। राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन, निर्बंधन का जोर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मूलभूत अधिकारों को बनाए रखते हुए, मूलभूत अधिकारों को, जो मौलिक बुनियादी अधिकार हैं, उनको बनाए रखते हुए युक्ति युक्त आधार पर होना चाहिए। व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखना है आपको। तो ये प्रश्न है और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आर्टिकल 19 हम जानते हैं वो स्वतंत्रता, कई प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है और उन स्वतंत्रता के अधिकारों में एक अधिकार क्या चीज है, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के भी प्रावधान हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं होती, निरपेक्ष नहीं होती, उसके ऊपर युक्ति युक्त आधार पर, रीजनेबल ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 19(1)(a) है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो लिमिटेशंस हैं, उसमें इम्फेसिस स्टेट का, उन लिमिटेशंस में स्टेट का इम्फेसिस किस पे होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए, ताकि जो आर्टिकल 19(1)(a) में सब्सटैंटिव राइट्स हैं वो मेंटेन किए जा सकें, वो जारी रखे जा सके। आपको इसी स्टेटमेंट की व्याख्या करनी है कि राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन, मतलब लिमिटेशन, उसका जो जोर है वह किस पर होना चाहिए, मूलभूत अधिकारों को बनाए रखते हुए युक्ति युक्त आधार पर होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स पर होना चाहिए। तो आपको अपने आंसर में, एक्सप्लेनेशन में एम्फेसिस इस चीज पर डालना है कि स्टेट जो लिमिटेशन लगाता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, तो उस लिमिटेशन का एम्फेसिस, उसका जोर किस पर होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स पर होना चाहिए, ताकि जो सब्सटैंटिव राइट आपको उस आर्टिकल में दिए गए हैं उसको बनाए रखा जा सके, जारी रखा जा सके। इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो आपको अपनी बात को बहुत सारगर्भित तरीके से, कंसाइज तरीके से कहना है। चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम इसमें क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में कई अप्रोच हो सकता है। पहला अप्रोच ये हो सकता है कि आप फ्रीडम टू, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप इसको डिफाइन कर दें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप इस टर्म को डिफाइन कर दें। क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन का मेन थीम है हम उसको ही उजागर करते हैं, उसको ही हम हाईलाइट करते हैं। और क्वेश्चन का अगर आप मेन थीम देखें तो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है। ठीक है, अगर आप और स्पेसिफिक होकर प्रश्न को समझने का प्रयास करें तो वो रीजनेबल ग्राउंड्स और सब्सटैंटिव राइट्स की बात कर रहा है। तो हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, रीजनेबल ग्राउंड्स या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात कर सकते हैं, या फिर हम करंट अफेयर्स से राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच से रिलेटेड जो न्यूज रहे हैं, महत्वपूर्ण समाचार रहे हैं, उसको भी हम लेकर इंट्रोडक्शन में अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक क्या है कि हम इसको डिफाइन कर दें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, दूसरी चीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल restrictions to freedoms given under, provided under article 19 of the constitution। और तीसरी चीज कि जो करंट न्यूज में है, करंट न्यूज
अच्छा, कैसे कर सकते हैं? हाउ वुड बी डिफाइन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं? सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, express your thoughts, express your beliefs without any fear, without any fear of any suppression, of any retaliation of what you have spoken or what you have expressed. But that is also subject to some reasonable restrictions. So thus you can define the right to freedom of speech and expression, that it is a right to express one's opinion, thought and belief without any fear of suppression or retaliation, subject to reasonable restrictions. So this you can complete in 20 to 25 words. एक तो ये बात हो गई. अच्छा, अगर हम समझने के दृष्टिकोण से बात करें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या केवल बोलने की आजादी देता है? क्या एक्सप्रेशन में केवल वर्बल एक्सप्रेशन की आजादी मिलती है? क्या रिटन या डिजिटल फॉर्मेट पे लिखने या बोलने की आजादी नहीं मिलती? वो भी उसमें शामिल है ना? तो इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है ना? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इट इन्वॉल्व्स राइट टू साइलेंस ऑल्सो, राइट टू साइलेंस, न बोलने की आजादी. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न बोलने की स्वतंत्रता शामिल है. और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है. विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है? ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं. उसी तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन भी आता है. सूचना का अधिकार आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक भाग है, हिस्सा है. बिना सूचना उपलब्ध हुए व्यक्ति किसी चीज पर ना तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकता है, ना तो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म कर सकता है. तो उसको एक्सप्रेस करने की बात तो सेकेंडरी हुई. इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. अच्छा, तीसरी चीज ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इज नॉट ओनली गिवन टू द इंडिविजुअल्स बट टू द प्रेस ऑल्सो. भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर संविधान में कोई अलग से संवैधानिक प्रावधान या अनुच्छेद नहीं है. तो मीडिया की भी जो स्वतंत्रता है बोलने की, वाक अभिव्यक्ति की, और मीडिया हम जानते हैं कि लोकतंत्र में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो freedom of press is also a part of right to free speech and expression, freedom of press, and that was underlined by the Supreme Court in the famous landmark case Romesh Thapar versus State of Madras. Romesh Thapar versus State of Madras, the landmark case versus State of Madras. Now, also see that freedom of speech and expression, it also means the freedom to criticize the government, right to dissent. Okay, so right to dissent by airing your views, by expressing your opinions that are critical of the government, that is also an essential part of the right to free speech and expression. और सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस चीज को स्टैब्लिश किया था, जिसमें कि आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिडेट कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. किस केस में किया था? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, it gives the right to dissent also, right to dissent, and this thing was laid down in Shreya Singhal versus Union of India, the landmark judgment in which section 66A of IT Act was struck down. Section 66A of IT Act was struck down by the Supreme Court. So to just give you an understanding of what does the freedom of speech and expression means, so we can start with introduction in a brief definition of right to free speech and expression, which is guaranteed under Article 19(1)(a) of Constitution. We know that under Article 19 originally seven type of freedoms were enlisted.
guaranteed. But after the omission of right to property, now 6 freedoms are left, in which the first freedom is right to free speech and expression. Okay, so we can start with this. The second thing is approaches that we can introduce with reasonable restrictions, which is provided in Article 19(2) of the Constitution, of the Indian Constitution. So that is Article 19 Clause 2 of the Constitution. Okay. See, it is interesting to note, ये चीज जानना बड़ा एक अहम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली रीजनेबल वर्ड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में नहीं था. सो इट वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1950. ठीक है. सो दिस टर्म रीजनेबल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1950. Okay, so you have to note this down. The word reasonable as well as the word public order in the Article 19 Clause 2. It was inserted through first Constitution Amendment Act 1950. Okay, so Article 19(2) it defines reasonable restrictions. It says that Article 19(2) के पीछे का आइडिया क्या है कि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है. So every freedom must be subject to some reasonable restrictions, some restrictions which are reasonable. So it says that the freedom of speech and expression that is mentioned in Article 19(1)(a), okay, so that is subject to the sovereignty and integrity of India. There are conditions listed down: sovereignty and integrity of India, security of the state, okay, friendly relations with foreign countries, and public order, decency, morality, and in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offense. So these are the reasonable restrictions. These are the restrictions which are inserted, which are placed in Article 19 Clause 2 of the Constitution, and you can have an introduction with reasonable restrictions also. And the third thing is you can refer to some important current affairs news which relate to this issue of limitations on right to free speech and expression. For example, there was a very recent case of a petition in Madras High Court for banning online movie reviews, online film reviews. वो एक पिटीशन आपको मद्रास हाई कोर्ट में गया था जहां पर मांग की गई थी कि फिल्मों के ऑनलाइन रिव्यू के ऊपर बैन लगाई जाए, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने. उसी तरीके से गुजरात में एक याचिका दायर की गई थी विपक्षी दल के एक कवि जो बाद में राज्यसभा सांसद बन गए, उनके ऊपर उन्होंने एक कविता पोस्ट की थी ऑनलाइन, तो उसके ऊपर फिर एक मुकदमा दायर किया गया था और गुजरात हाई कोर्ट ने उसमें फिर बेल देने से मना किया. फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया और फिर उनको सुरक्षा प्रदान की गई. ठीक है, तो एक वो मामला हो गया. उसी तरीके से एक प्रसिद्ध कॉमेडियन ने एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी कर दी कॉमेडी शो में और फिर उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा किया गया. सो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस. एंड ऑल्सो अ फेमस यूट्यूबर who was alleged of making some obscene statement, so that also created a controversy, and several petitions were filed in various parts of the country which ultimately went to the Supreme Court. Okay, so you can also make references to these news, to these important news which brings the attention on the issue of limitations and the need of a balance between individual rights, individual liberty, and having this communal harmony and the collective interest in mind. Okay, so these are the three approaches of introduction you can take. Now see, we come to the main part of the question, which says that the emphasis of limitations, it should be on reasonable grounds maintaining substantive rights, and you have to explain it. Okay, now see, we will make a subheading पहले बनानी है और सबहेडिंग बना के उसके बाद अपने बात को पॉइंट के रूप में आपको लिखना है. सो द सबहेडिंग वुड बी emphasis of limitations, emphasis of limitations on reasonable grounds, on reasonable grounds, maintaining substantive rights, on reasonable grounds, maintaining substantive rights, maintaining substantive rights.
सब्सटैंटिव राइट्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एम्फेसिस ऑफ लिमिटेशन टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो लिमिटेशन जो है वो कौन लगाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर लिमिटेशन स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसका उद्देश्य, उसका जो दृष्टिकोण है वो किसकी ओर होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, जिससे कि सब्सटैंटिव राइट जो आर्टिकल 19(1)(a) में दिए गए हैं वो मेंटेन किए जा सके। तो आपको इसी चीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात ये कहेंगे कि आर्टिकल 19 में रीजनेबल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज done in 1951. Okay, so the first constitution amendment act 1951। और बात यह है उसमें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गया है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक है। इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स आपको बताए गए हैं, फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन आई वुड टेल कौन कौन से इसमें आपको ग्राउंड बताए गए हैं। सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, sovereignty and integrity of India. The second is security of the state, security of state. The third is friendly relations with foreign states, friendly relations with foreign states. Then it is followed by public order, decency and morality, public order, decency and morality, ठीक है। And also in relation to contempt of court, defamation, incitement to an offense, okay, defamation, incitement to an offense. So these are the grounds which are mentioned in the article 19 clause 2 which qualify as reasonable grounds for limitations to be put on the right to freedom of speech and expression. तो ये सभी जो है रीजनेबल ग्राउंड्स के रूप में मेंशन किए गए। द पॉइंट इज दैट द वर्ड रीजनेबल एंड द वर्ड पब्लिक ऑर्डर, दीज टू वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1951। फाइन, नाउ इट इज क्लियर दैट स्टेट हैज गॉट द पावर टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स। लेकिन उन रीजनेबल ये जो लिमिटेशंस हैं उसका फोकस किस पे होना चाहिए, एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, सो दैट द ग्राउंड्स मस्ट बी रीजनेबल। नाउ एज दिस प्रोविजन वाज मेड बाय द आर्टिकल 19 क्लॉज 2 and Supreme Court has also affirmed this, that no right is absolute, no right is uncontrolled. In A.K. Gopalan versus State of Madras also सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो अनियंत्रित है और पूर्णतः स्वतंत्र है, कुछ ना कुछ सीमाएं होनी चाहिए, युक्ति युक्त या यथोचित सीमाएं होनी चाहिए अधिकारों के ऊपर, अन्यथा उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम का उद्देश्य भी यही था कि जो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनका मिसयूज न हो। तो पहली बात तो ये हो गई कि रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस तो है दिए हुए संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट ने किसमें, A.K. गोपालन में कहा है, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, कि नो राइट्स आर एब्सोल्यूट। दूसरी चीज है कि देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर हेट स्पीच, देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आपको केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कही है कि लिमिटेशंस तो होने चाहिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, हेट स्पीच की तो छूट नहीं दी जा सकती, समाज में घृणा फैलाने के लिए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर छूट नहीं दिया जा सकता। सो दिस देयर मस्ट बी लिमिटेशंस
है ना। तो पहला तो पॉइंट हम इसमें ये बात लिख देंगे, आपको ये सभी रीजनेबल ग्राउंड्स आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक दो लिख के इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। मेन पॉइंट आपको ये लिखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इट प्रोवाइड्स फॉर लिमिटेशंस बट द एम्फेसिस इज ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है ना। अब लिमिटेशंस की तो बात हो गई, तो इन लिमिटेशंस को स्टेट क्या आर्बिट्ररली इंपोज कर सकता है, क्या मनमाने तरीके से इंपोज कर सकता है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत फेमस जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यह बात कहा था कि द स्टेट पावर ऑफ इंपोजिंग restrictions or limitations should not be arbitrary, so there is no arbitrary state power. Okay, so there is no arbitrary state power, there should be no arbitrary state power of imposing restrictions, no arbitrary state power of imposing restrictions. ये बात किसमें कही सुप्रीम कोर्ट ने? सी व्हाइल यू आर राइटिंग पॉलिटी आंसर्स यू आल्सो मस्ट कोट द केस लॉज, द इंपॉर्टेंट केस लॉज, द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपको ये जरूर मेंशन करना है अपने आंसर में, ठीक है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। ये आपको प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस must be seen in accordance of strict constitutional scrutiny, must be seen in accordance to strict constitutional scrutiny, strict constitutional scrutiny। कहने का अर्थ ये है कि लिमिटेशंस लगाने का पावर तो स्टेट के पास है, लेकिन क्या वो आर्बिट्ररी पावर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्लियर कि कोई ऐसा आर्बिट्ररी स्टेट पावर नहीं है। और अगर प्रेस के ऊपर, यहां पर केवल इंडिविजुअल्स को ही राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन नहीं है, प्रेस को भी है। देयर इज नो एक्सप्लिसिट मेंशन, कोई साफ साफ अलग कोई अनुच्छेद नहीं है प्रेस की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन वो आर्टिकल 19(1) में ही इम्प्लिसिट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि भाई जो प्रेस के ऊपर अगर सरकार लिमिटेशंस लगाती है, सो दैट मस्ट मीट स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, बहुत मजबूत संवैधानिक आधार होना चाहिए, तभी प्रेस की अभिव्यक्ति के ऊपर कोई भी बाधा सरकार लगा सकती है, कोई भी नियंत्रण लगा सकती है। अन्यथा क्या होगा, प्रेस से ही लोगों को सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, और लोकतंत्र में सूचना और जानकारी लोगों का एक मौलिक अधिकार है। अगर लोग इंफॉर्मेशन से वंचित हो गए तो फिर वो डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दैट शुड मीट स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, ये बात आ गई, ठीक है। तो जो लिमिटेशन का फोकस है वो किस पे है? रीजनेबल ग्राउंड पे है, ताकि जो सब्सटैंटिव राइट है वो मेंटेन रहे। और सब्सटैंटिव राइट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ऑफ द प्रेस, ठीक है। तीसरी बात कि ये जो सब्सटैंटिव राइट है, सब्सटैंटिव राइट कहने का मतलब हुआ द बेसिक राइट, द सब्सटेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द कोर ऑफ द राइट्स, that is freedom of speech and expression without which any other right cannot be exercised, जिसके बिना किसी अन्य अधिकार को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, it also includes the right to criticize the government, so no limitation by the state can be put, सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाया जा सकता कि नागरिकों को सरकार की आलोचना से रोका जा सके। हाँ, उसमें भी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, पर वो भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। ओके, सो द सिटीजंस हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का हक है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दी, और ये कहते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दे दिया। ओके, तो जो सरकार के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिटेशंस लगाने के पावर हैं,
उसका इम्फेसिस हमेशा किस पर होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, ताकि जो सब्सटैंटिव राइट्स हैं स्पीच और एक्सप्रेशन के, वो लोगों के लिए, नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए जा सकें। ठीक है, तो आपको प्रश्न के हर बिंदु को अपने आंसर के पॉइंट से जोड़ते जाना है। सो सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, includes the right to criticize the government, the right to criticize the government, right to criticize the government। और ये बात कहां पर आई आपको? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ श्रेया सिंघल केस में। और श्रेया सिंघल केस में क्या हुआ? जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन, ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस सब्सटैंटिव राइट को मेंटेन किया जा सके और रीजनेबल ग्राउंड्स के लिए स्कोप छोड़ा जा सके। ठीक है, अच्छा, इससे भी महत्वपूर्ण बात देखिए ये है, द फंडामेंटल राइट्स विच आर इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट्स आर नॉट सो मच डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं अन्य स्वतंत्रताओं के अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, तो ये सभी डिस्कनेक्टेड राइट्स नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सो द सब्सटैंटिव राइट्स दैट आर अ सेट ऑफ बेसिक राइट्स which are to which all citizens are entitled to, or the basic rights to which individuals or human beings are entitled to. So this set of substantive rights, right to equality, right to freedom, right to life, they are interdependent upon each other. तो अगर आप एक को डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरी राइट्स भी डिस्टर्ब होंगी। तो जब भी सरकार लिमिटेशंस लगाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स यानी रीजनेबिलिटी के क्राइटेरिया को मेंटेन करके चले। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट कही थी, मेनका गांधी केस में कही थी कि द फंडामेंटल राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट, पर्टिकुलरली द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर सब्सटैंटिव इन नेचर। Interdependence of fundamental rights, particularly Article 14, Article 19, Article 21, which was also called as the Golden Triangle of Fundamental Rights, जिसको क्या कहा गया था? Golden Triangle of Fundamental Rights by Justice Y.B. Chandrachud. So Golden Triangle of Fundamental Rights, Golden Triangle of Fundamental Rights। तो बात ये है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कही थी। ओके, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो अगर आर्टिकल 19 के ऊपर गवर्नमेंट कोई लिमिटेशन लगाती है, सो द कोर्ट हैड सेड दैट द गवर्नमेंट इफ इट इज पुटिंग एनी लिमिटेशन ऑन आर्टिकल 19, then such limitation or restriction must also meet the criteria of reasonableness or reasonability and fairness under article 14 and under article 21। तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है तो उसे आर्टिकल 14 और 21 के अंतर्गत भी जो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी एंड फेयरनेस है उसको मीट करना पड़ेगा, अन्यथा वो रीजनेबल ग्राउंड नहीं माना जाएगा। इसीलिए अब ये जो बातें हैं वो किस चीज की ओर इशारा करती हैं कि सरकार के द्वारा लिमिटेशंस का फोकस किधर होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, ताकि जो राइट्स का सब्सटेंस है, द कोर ऑफ द राइट्स, द सब्सटैंटिव राइट्स कैन बी इंश्योर्ड टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सो इट इज एसेंशियल, व्हाई इट इज अ सब्सटैंटिव राइट? इट इज एसेंशियल फॉर एनी सिविलाइज सोसाइटी। कोई भी सभ्य समाज वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बिना काम तो नहीं कर सकता। सो इट इज एसेंशियल, इट इज इंटीग्रल टू अ सिविलाइज सोसाइटी एंड इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव राइट। ये एक पॉजिटिव राइट है। क्यों? क्योंकि ये लिबर्टी के राइट को आगे बढ़ाता है। सो इट स्ट्रेंथेन्स लिबर्टी, दैट इज व्हाई इट इज अ पॉजिटिव राइट। तो इस अगर हम दृष्टिकोण से देखें, सो इफ एनी लिमिटेशन इज पुट अपॉन इट,
So it should not be excessively restrictive. It should not be excessively restrictive. So we can write down that freedom of speech and expression, freedom of speech and expression, expression, ये क्या है? It is core of fundamental rights. It is core of fundamental rights. Without this, no other right can be exercised. Okay, so it is core of fundamental rights, and at the same time integral to a civilized society, integral to democracy as well as a civilized society, as well as a civilized society, civilized society. So given its substantive character, इसके substantive character को ध्यान में रखते हुए any limitation must be reasonable. We should not take away the substantive character of the rights. ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बात को हमें रखना है. Now the question comes that how the reasonableness of restrictions can be ensured, कि जो restrictions हैं वो reasonable हैं, इस चीज को कैसे ensure किया जा सकता है. तो उसके लिए क्या हुआ कि कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट दिया है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, एंड दैट वाज लेड डाउन इन द अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019. सो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, it says that whether the restrictions or limitations are proportional or not, this must be tested. The restrictions, they must be proportionate, they should not be disproportionate. The restrictions imposed under article 19(2), they must be proportionate. ठीक है. दूसरी चीज है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, the limitations put by the government, the emphasis should be on reasonable ground. So what should be the test of reasonableness? Reasonableness की क्या, उसका हम जांच कैसे करेंगे? Okay, so it depends upon the nature of the right that is violated, nature of the rights which is violated, the type of evil which is attempted to be remedied, evil which is attempted to be remedied, है ना. अच्छा, उसके बाद क्या है? disproportionate imposition, disproportionate imposition, disproportionate imposition. So there are various factors upon which we can test the reasonability of the limitations. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार को लिमिटेशंस लगाने का अधिकार दिया गया है, बट दैट इज ऑल्सो ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स. Such grounds are mentioned in the constitution itself, also elaborated by the Supreme Court from time to time. Supreme Court ने भी समय समय पर उन restrictions के विषय में अपनी clarification दी है और इस चीज को स्थापित किया है कि भाई ये core right है और इसमें आप reasonable grounds पे ही proportionate restriction के साथ ही आप इसको रोक सकते हैं, नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकते हैं. तो हम इसमें फिर क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि इफ वी हैव टू कंक्लूड दिस आंसर, हाउ वी कैन कंक्लूड? वी कैन राइट दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन guaranteed in the constitution must also be substantive as well as procedural. Substantive भी होना चाहिए और procedural भी होना चाहिए. क्वेश्चन में बात कर रहा है कि भाई उसके सब्सटैंटिव राइट को मेंटेन करते हुए चलना है, लिमिटेशन ऐसा होना चाहिए. तो हम उससे भी आगे बढ़कर बात करेंगे कि सब्सटैंटिव भी हो और साथ ही साथ प्रोसीजरल भी हो. ओके, सो वी कैन राइट इन द कंक्लूजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन must be protected both as a procedural and substantive right, both as a procedural as well as substantive rights, as a substantive right.
हम कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड पब्लिक ऑर्डर एंड हार्मनी इन सोसाइटी, है ना। एंड फॉर दिस पर्पस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मस्ट बी मेंटेन्ड बोथ एज ए प्रोसीजरल एंड ए सब्सटेंटिव राइट। तो इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे टेस्ट पेपर का, उसको देखते हैं। कंसीडरिंग दैट 50% of India, considering that 50% of India will be residing in cities by 2050, क्वेश्चन आपको एक फैक्ट देता है, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दैट फैक्ट द क्वेश्चन इज डिजाइन्ड। Considering that 50% of India will be residing in cities by 2050, robust urban local bodies have become more pertinent. Examine, you have to examine the statement. Examine in light of the recent CAG report. Over functioning of urban local bodies in India. Answer in 150 words, that is the question is of 10 marks. हिंदी में देखते हैं। यह देखते हुए कि 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में रह रही होगी, मजबूत शहरी स्थानीय निकाय अधिक प्रासंगिक बन गए हैं। भारत में शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज पर हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट के आलोक में परीक्षण कीजिए। तो आपको यहां पर परीक्षण करना है, ठीक है। आपको एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट दिया गया है। कई बार यूपीएससी में ऐसे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं और फिर आपको उसमें एग्जामिन करने या डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। तो मेन आपको क्या ध्यान देना है कि हाल में एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी भारत में अर्बन लोकल बॉडीज के कामकाज को लेकर। तो प्रश्न आपको उसमें से एक अर्बन स्टैटिस्टिक प्रोजेक्शन से जोड़कर आपसे पूछ रहा है कि 2050 तक जो भारत की संभावित शहरी आबादी है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 50%, और जो अभी हाल में कैग की रिपोर्ट आई है अर्बन लोकल बॉडीज पर, तो आपको कैग की रिपोर्ट के आलोक में इस बात को एग्जामिन करना है। सो एग्जामिन इन लाइट ऑफ द रिसेंट सीएजी रिपोर्ट ओवर फंक्शनिंग ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को आप एग्जामिन कीजिए। ये जो स्टेटमेंट है, अच्छा, कि 2050 तक जब 50% भारत की आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी, वैसे में हमें मजबूत शहरी स्थानीय निकायों को अधिक प्रासंगिक बन गए हैं। दे हैव बिकम मोर पर्टिनेंट। तो इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है। किसके आलोक में करना है? हाल में सीएजी ने अर्बन लोकल बॉडीज के कामकाज के ऊपर एक रिपोर्ट लाया है, उसके आलोक में आपको एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है इस स्टेटमेंट का कि ये स्टेटमेंट किस हद तक उचित है, इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, कितनी ये बात को आप मानते हैं या इस बात में और कितनी कमी है। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कई तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर्स को। और इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम मल्टीपल फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये आपसे एक फैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फैक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी रिजाइडिंग इन सिटीज बाय 2050। तो अगर आप जानते हो कि ये फैक्ट किसका प्रोजेक्शन है, किसकी रिपोर्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आप इस तथ्य से पहले से अवगत हैं। तो हम जैसा जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट में इस चीज को प्रोजेक्ट किया था कि पूरी दुनिया की लगभग 2/3 आबादी, 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज बाय 2050। और भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि बाय 2050 अबाउट हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस प्रोजेक्शन इन यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स में ये बात यूनाइटेड नेशन ने कही है। और ये कौन प्रकाशित करता है ये रिपोर्ट? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट। सो दिस इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे कि शॉर्ट में डेसा भी कहा जाता है, DESA। तो अगर आप ये बात एग्जामिनर को बता देते हैं, सो द एग्जामिनर विल बी अवेयर दैट यू आर
ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। या फिर आप इसी फैक्ट में एक और बात जोड़ सकते हैं कि 50% आबादी तो 2050 तक शहरी क्षेत्रों में रहेगी, लेकिन भारत की 40% आबादी, भारत की 40% आबादी जो है वो 2036 तक ही भारत की 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में आवास करने लगेगी। तो इसके हिसाब से हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि फिर भारत में जो शहरी निकाय हैं, स्थानीय शहरी निकायों को मजबूत बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर शहरी क्षेत्रों में आबादी या जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए व्यवस्था, अवसंरचना, सुविधाएं, जन सुविधाएं, हर चीज का विकास करना समय के साथ आवश्यक होगा। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया इंट्रोडक्शन का। दूसरा ये तरीका है कि अब इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई है, सीएजी की बात की गई है, तो अर्बन लोकल बॉडीज भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। सीएजी हम जानते हैं कि एक संवैधानिक निकाय है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हम इनके रिस्पेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसकी भी चर्चा करके बात शुरू कर सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज अर्बन गवर्नेंस की सबसे फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है। अब कीवर्ड्स भी आपके आंसर में आने चाहिए, है ना। तो अर्बन लोकल बॉडीज क्या है? दीज आर दी मोस्ट बेसिक और दी फंडामेंटल units of urban government या urban governance. So these keywords must come in your answer. Urban governance की सबसे fundamental unit है। नागरिक का first point of contact है, first point of contact in urban areas when they want to have the essential urban services, public services or public utilities. So urban local bodies are the first point of contact. Okay. Constitution provision क्या है? हम जानते हैं कि Constitution के पार्ट 9A में अर्बन लोकल बॉडीज के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस है। एंड व्हाट आर दी करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स? आर्टिकल 243P टू 243ZG। सो रिस्पेक्टिव प्रोविजंस related to urban local bodies in India, they are mentioned under article 243P to 243ZG under part 9A of the constitution, which was inserted by 74th constitutional amendment act which came into effect in 1993. It was passed in 1992 and came into effect in 1993. तो constitutional provision के बारे में भी हम बता के introduce कर सकते हैं। और CAG की बात की गई है। So we know that the constitution under article 148 it provides for a comptroller and auditor general, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स की ऑडिट करना, सरकार के जो अकाउंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं या जो भी पब्लिक बॉडीज हैं, तो उनके अकाउंट्स की ऑडिट करने का काम सीएजी का होता है। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में आपको दिया गया है। ये दूसरा तरीका हो गया इंट्रोड्यूस करने का। क्या हम किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? अब देखिए, बात की गई है सीएजी के रिपोर्ट की, तो अगर हम और अधिक स्पेसिफिक तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, तो हम बात कर सकते हैं कि हाल ही में सीएजी ने 18 राज्यों में अर्बन लोकल बॉडीज के परफॉर्मेंस पर एक ऑडिट रिपोर्ट की कंपेडियम जारी की है। तो अब एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है आपको वो कंटेक्स्ट भी प्रिसाइजली पता है। इट मींस यू आर हिटिंग डायरेक्टली द बुल्स आई। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विथ मेंशनिंग दैट सीएजी ने क्या किया है कि 18 स्टेट्स में अर्बन लोकल बॉडीज के परफॉर्मेंस को लेकर ऑडिट रिपोर्ट्स की एक कंपेडियम जारी की है। ऑडिट रिपोर्ट का एक कंपेडियम जारी किया है जिसमें यह कहा है कि इन राज्यों में अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसको स्पिरिट में इन्फोर्स नहीं किया गया है। मतलब उसे मूल तरीके से, उसे पूर्णतः इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, आंशिक रूप से इंप्लीमेंट किया गया है। तो आप इस बात से भी अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें और इसमें अब हम आते हैं क्वेश्चन के मेन बॉडी के ऊपर। क्वेश्चन जो आंसर है उसका मेन बॉडी क्या होगा, अब हम उस पर आते हैं। आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 50% ऑफ द इंडिया विल बी रिजाइडिंग इन सिटीज बाय 2050। इट मींस दैट द स्टेटमेंट इज लेइंग एम्फेसिस ऑन
इंक्रीज्ड नीड ऑफ रिसोर्सेस इन अर्बन एरियाज इन द कमिंग फ्यूचर। तो उसके लाइट में आपको क्या देखना है, रोबस्ट अर्बन लोकल बॉडीज हैव बिकम मोर पर्टिनेंट। तो आपको एग्जामिन करना है इस चीज को, ठीक है। नाउ नाउ लेट अस सी दैट मेन बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं। सो वी विल मेक अ सब हेडिंग, robust urban local bodies pertinent, robust urban local bodies pertinent as 50% population, 50% population, 50% urban population in India, 50% urban population in India by 2050। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक सब हेडिंग बना दी है ना, रोबस्ट अर्बन लोकल बॉडीज, रोबस्ट अर्बन लोकल बॉडीज पर्टिनेंट एज 50% अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया बाय 2050। अब इन दोनों चीज को हमें जोड़ते हुए सीएजी की रिपोर्ट के लाइट में, उसके आलोक में एग्जामिन करना है। सबसे पहली बात यह है कि सीएजी ने जो अभी अपनी रिपोर्ट अर्बन लोकल बॉडीज पर प्रकाशित की है, उसमें यह बात कहा गया है कि 42% रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गैप है जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं। सो द बेसिक थिंग इज दैट अर्बन लोकल बॉडीज, द एक्ट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन फुल स्पिरिट। सबसे पहली बात क्या है कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन 18 राज्यों में, इन दीज 18 स्टेट्स, it has not been implemented, it has not been implemented fully, पूर्णतः इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है कि जब भाई 2050 तक 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, तो हमें देश भर में शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। ओके, सो वी नीड टू enforce, we need to enforce or implement the related constitutional provisions, related constitutional provisions in spirit। उसे हमें उसके मूल भावना में लागू करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब अगर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, हम जानते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। कैग ने भी अपनी फाइंडिंग में यही बात कहा है। सीएजी ने कहा कि 42% रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गैप है। सो देयर इज अ गैप ऑफ 42% इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि गैप ऑफ 42% बिटवीन revenue and expenditure of urban local bodies, 42% गैप है। दूसरी बात क्या है कि जो सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू है वो केवल 32% है। द सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू इज ओनली 32%। सो सेल्फ जनरेटेड revenue by urban local bodies is only 32%। तो कहने का ये मतलब है कि अर्बन लोकल बॉडीज वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। अब ऐसे में जब 2050 तक 50% भारत की आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, तो आप ये समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कितनी ज्यादा होगी। वर्ल्ड बैंक की अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2047 तक के लिए जितने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसमें से 70% विकसित होना अभी बाकी है। ओके, 2047 तक हमें जितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितनी शहरी अवसंरचना चाहिए, उसका 70% अभी तक विकसित किया जाना बाकी है। मतलब अभी हमने 30% ही विकास किया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में, भविष्य में शहरी अवसंरचना में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट
करना पड़ेगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आएगी अर्बन लोकल बॉडीज की, क्योंकि वो उनके एम्बिट में आता है। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए क्या है कि उनके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस में सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी होगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस में अर्बन लोकल बॉडीज को सेल्फ रिलायंस अचीव करना होगा, क्योंकि आने वाले 25 वर्ष में भारत की 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। तो आपको इस तरीके से जोड़ के उसको लिखना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अर्बन लोकल बॉडीज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ही कंटेक्स्ट में बात करें, तो प्रॉपर्टी टैक्सेस दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर proportion of the total revenue generated by urban local bodies। यूएलबी जो फाइनेंसेस जनरेट करती हैं उसमें सबसे ज्यादा शेयर या डिपेंडेंस प्रॉपर्टी टैक्स पर होता है। किस पर होता है? प्रॉपर्टी टैक्स पर होता है, प्रॉपर्टी टैक्स पर। तो यदि उन्हें अपने रिसोर्स को डाइवर्सिफाई करना है, रेवेन्यू को अगर बढ़ाना है समय के साथ, तो उन्हें भी रेवेन्यू जनरेशन के अलग अलग तरीकों को सोचना पड़ेगा, इनोवेटिव तरीकों को सोचना पड़ेगा। किस प्रकार से हम अर्बन लोकल बॉडीज को इस रिस्पेक्ट में मजबूत बना सकते हैं? तो वहां पर अल्टरनेट एंड इनोवेटिव रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस की बात करके, इनोवेटिव रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस, रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस। अब किस तरीके से? जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें, म्युनिसिपल बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी जारी करके, वी कैन से म्युनिसिपल बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जारी करके। इसका उदाहरण आपको अहमदाबाद में मिलता है। 1994 में गुजरात के शहर अहमदाबाद ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था, उस समय जारी किया, आज से 30 साल पहले। तो अभी की जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें आपको नगर पंचायत आते हैं, म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल बॉन्ड्स और म्युनिसिपल सिक्योरिटी जारी कर सकते हैं। इस तरीके से अल्टरनेट और इनोवेटिव रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस को ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर हम इसी सिलसिले में बात करें, तो अल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स के रूप में और भी कई इनोवेटिव तरीके सोचे जा सकते हैं, जैसे कि आपको पीक आवर पार्किंग चार्जेज, अर्बन लोकल बॉडीज क्या करती हैं, वो पार्किंग चार्जेज कलेक्ट करती हैं। तो पीक आवर पार्किंग चार्जेज, ट्रैफिक कंजेशन चार्जेज, है ना, ट्रैफिक कंजेशन चार्जेज, ट्रैफिक कंजेशन चार्जेज, इन चार्जेज को लगाकर वो यूजर फी कलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात की गई है, फंक्शनल ऑटोनॉमी की। जिस प्रकार से इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पे क्या है, सेंटर है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद ग्रास रूट पर आपको अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत हैं। तो अर्बन लोकल बॉडीज को फंक्शनल ऑटोनॉमी दी गई है, और जिसमें कि 18 फंक्शंस जो हैं उसको ट्रांसफर करने की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट ने ये देखा कि 18 फंक्शन में से केवल 4 फंक्शंस में ही कंप्लीट ऑटोनॉमी है, 4 एरियाज में ही अर्बन लोकल बॉडीज को कंप्लीट ऑटोनॉमी है। अब आप देखिए कि जब 2050 तक, आपको हर बार प्रश्न से जोड़ना है अपने बिंदु को, 2050 तक जब 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी, तो अर्बन लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है अर्बन प्लानिंग करना, लैंड यूज को, कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना, वाटर सप्लाई इंश्योर करना, इन सभी चीजों का ध्यान रखना। तो वैसे में अगर अर्बन लोकल बॉडीज के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है, तो वो कहां से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को और मैंडेट को डिलीवर कर पाएंगे? ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में हमें रोबस्ट अर्बन लोकल बॉडीज की किस प्रकार से जरूरत पड़ेगी कि हमें उन्हें फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी उन सभी एरियाज में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी पॉइंट को लिंक करके बात करते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, उसी तरीके से सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ हैं यूएलबीज में, उसके ऑन एन एवरेज 37% वैकेंसी है, उसमें ऑन एन एवरेज 37%, उसमें ऑन एन एवरेज 37% वैकेंसी
37% वैकेंसी इन सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ, सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ। आपको जो बात करनी है वो कैग के रिपोर्ट के आलोक में करनी है जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्टेड है। तो 37% वैकेंसी है सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ में, और 2050 तक अगर 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी तो पब्लिक सर्विसेज की डिमांड भी अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा होगी, और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए रिक्वायर्ड स्टाफ स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए अर्थ है कि अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत बनाने के लिए हमें स्टाफ स्ट्रेंथ की वैकेंसी को भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर पॉइंट को क्वेश्चन से जोड़ते हुए आपको लिखते चलना है। अच्छा, दूसरी बात है कि वी ऑल्सो नो दैट विथ टाइम द क्लाइमेट emergencies are increasing, the climate, extreme climate conditions, they are increasing in number। तो शहरी क्षेत्रों में भी climate resilient इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना अर्बन लोकल बॉडीज का सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। वैसे में एक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम जानते हैं कि भारत जैसे देश जो वाटर स्ट्रेस नेशन है, यहाँ पर वाटर सप्लाई जैसे इंश्योर करना, अगर हम एग्जांपल लें, वाटर सप्लाई इंश्योर करना अर्बन लोकल बॉडीज का काम है। लेकिन अभी के टाइम पे अर्बन एरियाज में वाटर डेफिसिट एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, लगातार समाचारों में आता है पानी का संकट शहरी क्षेत्रों में। लेकिन कुछ शहरों ने इस समस्या को दूर करने के लिए भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, सो सूरत हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज इन इंडिया। सूरत जो है क्या है कि भारत में it has become one of the first cities in India which is recycling wastewater at scale और which is doing wastewater treatment at scale। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है धर्मपुरी, मध्य प्रदेश में धर्मपुरी करके एक छोटा सा शहर है। उसने क्या किया है कि सो इट हैज बिकम वाटर सरप्लस। उसने वाटर सप्लाई को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया है जिसमें कि हर हाउस होल्ड को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से जोड़ दिया गया है, हर हाउस होल्ड को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर रिसाइकलिंग से जोड़ दिया गया है। वैसे करके वो वाटर सरप्लस बन गया है। तो इस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज को भी इन शहरों का उदाहरण लेते हुए, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं भारत में या देश से बाहर, इनको ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले समय में इसी तरीके के इनोवेटिव अप्रोच को, होलिस्टिक अप्रोच को अपनाने की जरूरत होगी, और इसके लिए रोबस्ट अर्बन लोकल बॉडीज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, है ना, कि जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड चैलेंजेज हैं, जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड चैलेंजेज हैं, वो क्या करेंगे कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन को और कॉम्प्लेक्स बना देंगे। हम जानते हैं कि अर्बन फ्लड्स एक परमानेंट प्रॉब्लम की तरह हर साल आपको जब भी मॉनसून की बारिश होती है तो शहरों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम है, हीट वेव्स हैं। तो इस तरीके से आने वाले समय में पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा कि क्लाइमेट शील्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि उन्हें एसेंशियल सर्विसेज से वंचित ना रहना पड़े। और इसके लिए क्या जरूरी होगा, तो स्ट्रॉन्ग अर्बन लोकल बॉडीज की आवश्यकता होगी। और स्ट्रॉन्ग अर्बन लोकल बॉडीज हम कैसे बना सकते हैं? बाय इनकलकेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनकलकेटिंग और फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप्ड इन इंडिया एंड अब्रोड, जिसमें हमने दो आपको उदाहरण बताए। एक तो सूरत का बताया, सूरत का जो कि वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग विच हैज अचीव्ड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एट स्केल। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? मध्य प्रदेश धर्मपुरी की बात हमने की। मध्य प्रदेश धर्मपुरी जो क्या बन गया है? इट हैज बिकम वाटर सरप्लस। तो इस तरीके से आने वाले शहरी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें मजबूत अर्बन लोकल बॉडीज की आवश्यकता होगी। अब चूंकि क्वेश्चन एग्जामिन कह रहा था, इसलिए हमने कैग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो जो समस्याएं थी उसको सामने रखने का प्रयास किया है। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की हमने बात की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की, स्टाफ के वैकेंसी की बात की। तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें सजेशन भी देना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। क्या किया जाए? अच्छा, तो सजेशन में हम इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल करने की बात कर सकते हैं। और अगर हम अलग से
सजेशंस की एक सब हेडिंग बना के उसको भी इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जितने भी फंक्शंस मैंडेट किए गए हैं यूएलबी के लिए, उनमें कंप्लीट ऑटोनॉमी उनको दी जानी चाहिए। ओके, सो कंप्लीट ऑटोनॉमी की हम बात करेंगे, कंप्लीट ऑटोनॉमी की बात करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे कि उन्हें कम से कम, या फिर फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, जहां पर कि राज्य कमजोर पड़ते दिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, है ना। ओके, उसके बाद हम इनके लिए टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की बात करेंगे। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, वी सी दैट अर्बन लोकल बॉडीज दे लैक रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड administrative expertise to function. Okay, so in these areas we can suggest improvements for the urban local bodies. तो कंक्लूजन में आप सजेशंस के साथ ही कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। एक तो अप्रोच ये है कि आप सजेशंस को ही कंक्लूजन के रूप में लिख दीजिए। दूसरा अप्रोच ये है कि आप कंक्लूजन में एक कंप्रिहेंसिव एक अपना आउटलुक दे सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज एज द pillars of decentralized governance must be strengthened in light of increasing trend of urbanization and the increasing complexity of challenges in the urban system, in the urban ecosystem in the coming times. तो इस तरीके से आप अपनी बात को एक comprehensive outlook देते हुए अंत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे मॉक टेस्ट पेपर का। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ इश्यूज पर्टिकुलरली एट द कम्युनिटी लेवल इन इंडिया। So how could it help in preventing incidences of public health emergencies? So how could it help in preventing incidences of public health emergency? So the question is straightforward compared to the previous question which required more examination, more analysis. So this is relatively straightforward question. हिंदी में देखते हैं तो भारत में विशेष रूप से सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के प्रति वन हेल्थ अप्रोच के महत्व की व्याख्या कीजिए। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम में किस तरह मदद कर सकता है। तो 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का थीम क्या है? क्वेश्चन का थीम है वन हेल्थ अप्रोच, उसके ऊपर पूरा प्रश्न आपका आधारित है। तो इंट्रोडक्शन किस चीज पे होना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है कि वन हेल्थ अप्रोच पे होना चाहिए। तो हम इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वन हेल्थ अप्रोच के कंटेक्स्ट में, आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में बात शुरू होगी, वन हेल्थ अप्रोच की ही हम बात करेंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम वन हेल्थ अप्रोच को डिफाइन कर दें कि वन हेल्थ अप्रोच है क्या। पहला तो ये तरीका हो सकता है। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? यह स्वास्थ्य के प्रति एक मल्टीडिसिप्लिनरी और कोलैबोरेटिव अप्रोच है। स्वास्थ्य के प्रति एक सहयोगात्मक और मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें कि आपको ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ तीनों को इंटरकनेक्टेड माना जाता है। अभी तक जो हेल्थ सेक्टर या हेल्थ गवर्नेंस में अप्रोच रहा है, हम एनिमल हेल्थ यानी कि वेटरनरी केयर को, ह्यूमन हेल्थ केयर को और इन्वायरमेंटल हेल्थ को अलग अलग फ्रैगमेंटेड तरीके से देखते हैं। पर वन हेल्थ अप्रोच में यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है कि ये सभी क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव स्वास्थ्य पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पशु का स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पर्यावरण का स्वास्थ्य पशु और मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सो वन हेल्थ अप्रोच इट इज अ कोलैबोरेटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच towards human, animal and environmental health.
तो इस डिफिनीशन से हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें इंटरकनेक्टेडनेस को भी शो कर सकते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस को हम कैसे शो करेंगे? एक हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें कि हम तीनों के इस तरीके से, यहां पर आ गया आपको ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ। आंसर का प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का ये तरीका होता है, एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। और ये तीनों क्या है आपस में? ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये तीनों आपस में सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और हम इसे एक बॉक्स में या एक सर्कल में ड्रॉ करके हम यहां पर लिख सकते हैं वन हेल्थ अप्रोच। सो दिस इज वन हेल्थ अप्रोच। तो एक तरीका इंट्रोडक्शन का ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा कि क्या हम वन हेल्थ अप्रोच के संबंध में कोई रिसेंट करंट में कोई न्यूज रहा हो, हम उससे भी अपनी बात को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा अप्रोच क्या होगा? दूसरा तरीका कि वन हेल्थ अप्रोच को लेकर अगर कोई करंट न्यूज रहा हो, हम जानते हैं कि हाल में प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने, PMSTAC, प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने अपनी 21st मीटिंग में नेशनल वन हेल्थ मिशन को सेटअप करने का अप्रूवल दिया था। तो हम इस बात से भी शुरू कर सकते हैं कि रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल approved the setting up of national one health mission, national one health mission। इस नेशनल वन हेल्थ मिशन का काम क्या होगा कि देश भर में जो वन हेल्थ के लिए एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं, अब मैं वन हेल्थ का कंसेप्ट बोलूं तो आप समझ जाएंगे। ओके, वन हेल्थ इज द कोलैबोरेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। अच्छा, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत देश भर में अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो वन हेल्थ अप्रोच की एक्टिविटीज अपनाई जा रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का और उनको मॉनिटर करने का काम करेगा नेशनल वन हेल्थ मिशन। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रीलिम्स संबंधी भी पॉइंट बता दूं कि नेशनल वन हेल्थ मिशन को जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं भी आपको यूपीएससी में या स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और इसकी एक्टिविटीज को, इस मिशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने वाली एजेंसी इंस्टीट्यूशन कौन सी होगी? नेशनल वन हेल्थ इंस्टीट्यूट, जो कि नागपुर में स्थित है। नेशनल वन हेल्थ इंस्टीट्यूट ये क्या करेगा कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको ये कोऑर्डिनेट करेगा, उसको ये कोऑर्डिनेट करेगा। नेशनल वन हेल्थ मिशन नागपुर, और इंप्लीमेंट कौन करेगा? ICMR करेगा। तो हम अलग अलग तरीकों से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। ओके, देयर आर वेरियस वेज टू इंट्रोड्यूस योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ इश्यूज पर्टिकुलरली एट द कम्युनिटी लेवल इन इंडिया। इंपॉर्टेंस आपको वन हेल्थ अप्रोच का बताना है टुवर्ड्स हेल्थ इश्यूज। तो हम सब हेडिंग बनाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ वन हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच, इंपॉर्टेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच particularly at community level, particularly at community level in India, particularly at community level in India। ये एक सब हेडिंग हमने बना दिया, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस वन हेल्थ अप्रोच का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या हम ये, हमारी ये समझ सही होगी कि एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ सेपरेट है? भारत जैसे देश में जहां पर की डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, भारत में वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो लाइव स्टॉक का वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक मतलब कैटल हो गए, आपको हेन हो गए, सिप हो गए, इन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। तो इनकी संख्या भारत में अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंडिया में है।
भारत दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। तो इन सभी चीजों को अगर हम फैक्टर्स को मिला दें तो आप देखें कि यहां पर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ को लेकर। एक तरफ वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, दूसरी तरफ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, तीसरी तरफ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इन सब के कारण भारत में जो रिस्क है हेल्थ को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें वन हेल्थ अप्रोच को अपनाने की जरूरत भारत में होगी, और खासकर कम्युनिटी लेवल पर इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे ये जो आपस में इंगेजमेंट्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ वन हेल्थ अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स यहाँ पर आपको रोड पर फ्रीली रोम करते मिल जाएंगे, चाहे वो आपको कैटल हो, स्ट्रीट डॉग्स हो, कैट्स हो, है ना। तो आपको यहाँ पर पशु फ्रीली रोम करते मिल जाएंगे। अब उससे इन्फेक्शन भी स्प्रेड होने का खतरा होता है, कई प्रकार की बीमारियों का खतरा होता है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी लेके काफी इंफेसिस किया जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि हम देखते हैं कि पशुओं से भी कई रोग उत्पन्न होते हैं, और भारत के विषय में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो जूनोटिक डिजीजेज होंगी तो भारत उसका एक हब के रूप में भारत को कंसीडर किया जा रहा है। सो इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए हब फॉर द अपकमिंग जूनोटिक डिजीजेज, जो पशु जनित रोग है। अभी हमने हाल फिलहाल में ही पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से उभरी है। भारत में भी हमने देखा कि इसके कारण कितना स्वास्थ्य नुकसान हुआ, लोगों की आम जिंदगी ठप हो गई और कितने लोगों की इसमें मौत हुई, है ना, जिसमें कि आंकड़े वेरी करते हैं, भारत सरकार के आंकड़े और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं, परंतु काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा, उसी तरीके से जो पशुओं में लंपी डिजीज होता है, लंपी डिजीज इन कैटल, नीपा वायरस का आउटब्रेक है, बर्ड फ्लू है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है। रेबीज के कारण अभी हाल फिलहाल में समाचार में आया कि एक एथलीट की मृत्यु हो गई, है ना। तो इस तरीके से जो पशुओं से स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां मनुष्यों को आ रही या जो पर्यावरणीय चुनौतियां स्वास्थ्य की हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया में ये रिस्क बहुत ज्यादा है ना। सो इंपॉर्टेंस क्या है वन हेल्थ अप्रोच का कि इंडिया में जो पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है उसको ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ अप्रोच ये इंपॉर्टेंट है, खासकर कम्युनिटी लेवल पे। और चूंकि हमने क्या बात की कि भारत में डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, दूसरी चीज कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया में, और हाई ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी है, ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हमने कम्युनिटी लेवल पर वन हेल्थ अप्रोच को नहीं अपनाया, मैंने अभी आपको कई सारे उदाहरण दिए, कोविड-19 से लेकर लंपी डिजीज इन कैटल्स, और उसके बाद फिर कालाजार हो गया, नीपा वायरस है, रेबीज है, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ अप्रोच का इंपॉर्टेंस भारत के दृष्टिकोण में काफी ज्यादा है। दूसरी बात है कि इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर क्या है, फ्रेगमेंटेड है। भारत में हेल्थ सेक्टर फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड कहने का मतलब है कि सब साइलोज में काम करते अपीयर होते हैं। अब जैसे सेंटर से जो अप्रोच है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, स्टेट के जो इनिशिएटिव्स हैं, लोकल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव है। और हम इन तीनों सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सेक्टर की भी, ह्यूमन हेल्थ सेक्टर की भी, एनिमल हेल्थ सेक्टर की भी। इसमें जो जो इनिशिएटिव्स हैं सेंटर के, स्टेट के और लोकल लेवल पे, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच भारत में कम्युनिटी लेवल पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, लोकल लेवल पे हो या फिर स्टेट के द्वारा हो या सेंटर के द्वारा हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर दोनों में भी एसोसिएशन और कोलैबोरेशन का अभाव दिखता है भारत में, पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ। और हम जानते हैं कि इंडिया में जहां आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पर काफी ज्यादा किया जाता है, अबाउट more than 50% of expenditure is out of pocket health expenditure। तो वैसे केस में आपको पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ दोनों के भी कोलैबोरेशन की यहाँ पर जरूरत होगी, और हमें वन हेल्थ अप्रोच के महत्व को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज है कि भारत में
स्वास्थ्य को लेकर जो पब्लिक अवेयरनेस है, लोगों की जो जागरूकता है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं सीमित है और कम है। तो वन हेल्थ अप्रोच को हम जब अपनाते हैं तो लोगों में भी स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होता है, उन्हें रिस्क का ज्यादा पता चलता है, हेल्थ रिस्क के विषय में वो ज्यादा जागरूक होते हैं, बेनिफिट्स के बारे में वो जागरूक होते हैं कि अगर हम वन हेल्थ अप्रोच को अपनाते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस वन हेल्थ अप्रोच का क्या है? टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया, जो कि वर्तमान में जिसकी स्थिति कमजोर है। इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया। और वन हेल्थ अप्रोच क्या करेगा कि वो स्वास्थ्य के प्रति इंटीग्रेटेड अप्रोच के बेनिफिट्स लोगों को बताएगा, रिस्क बताएगा, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके विषय में लोगों को जागरूक करेगा। और जब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो फिर हमारे में, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो या गवर्नमेंट के लेवल पे हो, इक्विटेबल सॉल्यूशंस को ढूंढने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसका प्रयास तेज होगा। तो इस तरीके से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, और जैसे अगर हम बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि ये जो समस्याएं हैं एनिमल हेल्थ से जुड़ी हुई, ह्यूमन एनवायरमेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, ये केवल क्या हेल्थ को प्रभावित करती हैं? ये क्या प्रोडक्टिविटी को प्रभावित नहीं करती? ये क्या आपको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रभावित नहीं करती? उनको भी प्रभावित करती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि अगर कोई एनिमल पैंडेमिक हो जाता है, एनिमल पैंडेमिक, लाइव स्टॉक में कोई पैंडेमिक हो जाता है वैसे, या फिर एपिडेमिक हो जाता है, तो वैसी स्थिति में किसानों की भी तो आय और उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है ना। तो हमें स्वास्थ्य को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना भारत में इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर केवल हेल्थ नहीं, प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सब उससे जुड़े हुए हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जैसे अगर प्रोटेक्टेड स्पीसीज के कंजर्वेशन की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ में, तो क्या वो ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या वो एनिमल हेल्थ से जुड़ा हुआ या एनवायरमेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? है ना। तो इसीलिए जो हेल्थ इश्यूज हैं वो केवल हेल्थ आउटकम्स तक ही लिमिटेड नहीं है। दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू हेल्थ आउटकम्स बट दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। चाहे वो एग्री सेक्टर की हम बात करें, एग्री में पर्टिकुलरली हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें, ठीक है, या फिर हम प्रोडक्टिविटी के अलावा फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। So it is also related to environmental conservation. So for this we need to adopt one health approach so that this complex set of challenges they can be addressed and they can be resolved in an integrated manner. अच्छा, उसके बाद क्या है कि देखिए ये जो अलग अलग भिन्न 3 क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, चाहे ह्यूमन हेल्थ हो, एनिमल हेल्थ सेक्टर हो, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेक्टर हो, इन तीनों में अपॉर्चुनिटीज भी तो हैं जो एक दूसरे को कंप्लीमेंटरिटी प्रोवाइड कराती हैं, जो एक दूसरे को मजबूत बनाती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को हम लेवरेज कर सकते हैं वन हेल्थ अप्रोच के इंपॉर्टेंस को समझते हुए। तो भारत में कम्युनिटी लेवल पर अगर हम देखें तो कम्युनिटी लेवल पर इन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, चाहे वो एनिमल हेल्थ हो, ह्यूमन हेल्थ हो या फिर एनवायरमेंटल हेल्थ हो, ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ हो। इन तीनों एरियाज में अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए, है ना, इन तीनों एरियाज में अपॉर्चुनिटीज हैं। तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हैं एनिमल हेल्थ सेक्टर में, ह्यूमन हेल्थ सेक्टर में और इन्वायरमेंटल हेल्थ सेक्टर में? क्या वो अपॉर्चुनिटीज आपस में लेवरेज की जा सकती हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनाई जा सकती हैं, कंप्लीमेंट्री बनाई जा सकती हैं? तो अगर हम वन हेल्थ अप्रोच अपनाते हैं तो हम इन तीनों को अलग अलग नहीं देखते, फिर हम इन तीनों को एक करके देखते हैं, और जब हम एक करके देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती हैं, और इससे भारत को एक ऐसा देश जो कि ह्यूमन डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने का प्रयास कर रहा है, जो लाइव स्टॉक के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, और जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए पूरी दुनिया में एक हमने लीडरशिप पोजीशन अडॉप्ट किया है। तो इन सभी मायनों में हमारे लिए वन हेल्थ अप्रोच कम्युनिटी लेवल पर महत्वपूर्ण है, ताकि जो ग्रास रूट पार्टिसिपेशन है वो कहां से आएगा? वो किसानों से आएगा, वो आपको जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको एनिमल रेयरिंग करने वाले हैं,
जो डेयरी फार्मिंग करने वाले हैं, जो आपको इस तरीके से जो सोशल वर्कर्स हैं, तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। इसीलिए हमें वन हेल्थ अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है। अच्छा, उसके बाद हम जैसे बात करें, प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, जो दूसरा सब पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ कुड इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग इंसिडेंसेस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, है ना, हाउ कुड इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग incidences of public health emergency. Okay, see, so help in improving, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि one health approach can help in improving public health, improving incidences of public health emergencies। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये हमने सब हेडिंग बना ली। अच्छा, इसमें पहला बिंदु क्या आ जाएगा, अभी हमने रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक का प्रकोप देखा पूरी दुनिया में, तो हमें ये क्या समझ में आया, भारत समेत पूरी दुनिया की तैयारी तो थी नहीं पैंडेमिक की। दुनिया के उन्नत से उन्नत देश, द मोस्ट एडवांस्ड नेशंस, दे वे आर आल्सो फाल्टरिंग एंड फेलिंग टू टैकल द चैलेंज, टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, है ना। तो हमें यह समझ में आया कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, महामारी का सामना करने को लेकर जो स्वास्थ्य तैयारियां होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो वन हेल्थ अप्रोच क्या करेगा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में एक बड़ी इमरजेंसी पैंडेमिक की है, एपिडेमिक्स की होती है, एंडेमिक्स की होती है ना। तो ये पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के माध्यम से ऐसी इमरजेंसीज के इंसिडेंस को कम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, इन सभी चीजों को इंश्योर करेगा, है ना। कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स एट वेरियस लेवल्स। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमने जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बीमारियों की बात की, मानव स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल डिजीजेज। दूसरी कि जो पशुओं में एक दूसरे से फैलती हैं और पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं, है ना, सो विच दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शंस। ओके, तो उस तरीके की बीमारियों के इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल में हेल्प करेगा। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में जैसे कि कोविड-19 में ये अंदाजा वैज्ञानिक लगा रहे थे कि शायद बैट्स से ये ट्रांसफर हुआ है ह्यूमंस में, क्योंकि कोरोना वायरस पर्टिकुलरली जो उसका हम कह सकते हैं कि जो रेपोजिटरी है वो बैट्स जैसी प्रजातियों को माना जाता है, स्टोर हाउस। तो पशुओं से वायरस मनुष्य में आया, और अब मान लीजिए कि अगर एनिमल में कोई डिजीज का स्प्रेड हो गया है और वो स्प्रेड होकर ह्यूमन में आ रहा है, तो हमें एक इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल की आवश्यकता होगी, नहीं तो क्या होगा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए बर्ड फ्लू ये सब के टाइम पे क्या होता है कि हाई पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया जाता है ना। कई सारे बर्ड्स की कलिंग की जाती है, हालांकि वो एथिकल है अनएथिकल है इसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल हमें वन हेल्थ अप्रोच के द्वारा अवेलेबल हो सकेगा। इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल जिसमें कि हम एनिमल और ह्यूमन डिजीजेज को, या फिर जो इन्वायरमेंटल, जो अदर प्लांट स्पीसीज हैं उनमें भी तो डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमन में स्प्रेड हो सकती हैं, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है ना। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल करके पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के इंसिडेंट्स को इंप्रूव करने में हमें आसानी मिलेगी। तीसरी चीज कि कोविड के भी समय हमने ये देखा, या जो एपिडेमिक्स होते हैं उसमें भी हम ये देखते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना आवश्यक होता है, जहां पूर्व में ही सतर्क कर दिया जाए अगर नागरिकों को, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड वन हेल्थ अप्रोच के द्वारा ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम स्टैब्लिश कर सकेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को जो किस पर बेस्ड होंगी, जो कि आपको सर्विलांस सिस्टम्स पे बेस्ड होंगी। कोविड के टाइम पे हमने देखा था ना कि
हाई सर्विलांस किया जा रहा था, कहाँ कहाँ पर केसेस हैं उसको डिटेक्ट किया जा रहा था, वैसे डिटेक्शंस को रिपोर्ट करके फिर उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा रहा था, है ना। ये सारी बातें हो गई। अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ हमारा रिस्पॉन्स रेडीनेस भी होना चाहिए। तो वन हेल्थ अप्रोच के द्वारा हमारा रिस्पॉन्स रेडीनेस बिल्ड होगा। रिस्पॉन्स रेडीनेस कि हम कितना जल्दी किसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को कैटर करने या टैकल करने की स्थिति में हैं। जैसे हमने देखा कि कोविड के समय अफरा तफरी में, और चूंकि पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भारत में नहीं भारत से बाहर भी कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ दिखा, जहां पर कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, बेड के लिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाईज नहीं है, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को अगर हमें रोकना है आने वाले समय में, तो वन हेल्थ अप्रोच अपनाते हुए हमें रिस्पॉन्स रेडीनेस रखनी होगी। रिस्पॉन्स रेडीनेस कैसे? जैसे कि क्लिनिकल केयर में, है ना, क्लिनिकल केयर में, क्लिनिकल केयर में और क्लिनिकल केयर में वन हेल्थ अप्रोच यदि हम अपनाते हैं तो हम अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज, है ना, अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि वन हेल्थ अप्रोच में R&D और टारगेटेड हो जाती है। भले ही वन हेल्थ अप्रोच में स्वास्थ्य समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया और दायरा बढ़ता है, पर हमारा अप्रोच और टारगेटेड हो जाता है। तो R&D भी जो हम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जो हम करते हैं, टारगेटेड R&D करते हैं, तो इससे हम जो क्रूशियल, जो क्रिटिकल हेल्थ टूल्स हैं उसको हमें डेवलप करने में आसानी होती है। क्रिटिकल हेल्थ टूल्स को R&D जितना टारगेटेड होगा, स्पेसिफिक होगा, तो हेल्थ टूल्स को, क्रिटिकल हेल्थ टूल्स को डेवलप करने में उतनी ही आसानी होगी। और ये क्रिटिकल हेल्थ टूल्स क्या हैं? जैसे आपको वैक्सीन्स हो गए, डायग्नोस्टिक्स हो गई, है ना, डायग्नोस्टिक्स हो गए, या फिर थेरेप्यूटिक्स है, मेडिसिन्स हैं, इन सब का जो डेवलपमेंट है वो आसान हो जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, हेल्थ सेक्टर भी आज के टाइम पे डेटा ड्रिवन हो गया है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन को, डेटा और इंफॉर्मेशन लिंकेज स्टैब्लिश करना एट डिफरेंट लेवल्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन लिंकेज एज वेल एज एक्सेस कितना आवश्यक हो गया है। तो हेल्थ डेटा की रिपोर्टिंग और उसका इजी एक्सेस और उसका इजी फ्लो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय वन हेल्थ अप्रोच, ताकि जो अलग अलग हेल्थ सेक्टर्स हैं वो इंटीग्रेटेड होंगे, और जब इंटीग्रेटेड होंगे तो डेटा का सीमलेस फ्लो होगा वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, एंड इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इंसिडेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी बात को यहां पर इस आंसर में लिख सकते हैं। और कंक्लूजन की जहां तक बात आए, तो कंक्लूजन में हम सरकार के किसी इनिशिएटिव की बात कर सकते हैं, उससे हम कंक्लूड कर देंगे, या एक ओवरऑल आप अपना इसमें विचार रख सकते हैं। तो यदि हम सरकार के किसी इनिशिएटिव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत देश भर में क्या किया जा रहा है, BSL लैब्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, BSL लैब्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और ये BSL लैब्स क्या करेंगे? दे आर ए नेटवर्क ऑफ लैब्स विच विल help improve the diagnostic infrastructure in India, the disease detection infrastructure in India, क्योंकि बात वहीं से शुरू होती है। ओके, तो इस तरीके की इनिशिएटिव से भारत सरकार क्या कर रही है, अपने इस अप्रोच को, वन हेल्थ अप्रोच को, विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत सरकार इस तरीके के इनिशिएटिव से वन हेल्थ अप्रोच को डिफरेंट लेवल्स पर ले जाने का और भारत में एक वन हेल्थ नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही है। तो हम इस तरीके से अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो में जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर एट द सेंटर ऑफ द परस्यूट ऑफ लास्टिंग सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी एंड मैलन्यूट्रिशन। स्टेटमेंट को ध्यान से थोड़ा पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। एनालिटिकल क्वेश्चन है और आपको गवर्नेंस के फील्ड में ऐसे क्वेश्चंस अप्लाइड क्वेश्चंस माने जाते हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट चैलेंजेज या प्रॉब्लम्स और डिफरेंट सेक्टर्स से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड पहले भी रहा है और आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल एंड एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना। तो रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस, ओके, रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर एट द सेंटर ऑफ
pursuit of lasting solutions to poverty and malnutrition. Explain with examples. हिंदी में पढ़ते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न? निर्धरता और कुपोषण के स्थायी समाधान की खोज के केंद्र में संशोधित नीति प्रक्रियाएं और सहयोगात्मक प्रयास है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल का हेल्प लेते हुए व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको शुरुआत में पढ़ने में जटिल लग सकता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई पॉवर्टी और मैलन्यूट्रिशन के जो लास्टिंग सॉल्यूशंस, परमानेंट सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की खोज के केंद्र में क्या है, दो चीज बता रहा है, रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस हैं और कोलैबोरेटिव एफर्ट है। सिंपल तरीके से अगर हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें तो ये कह रहा है कि अगर हमें गरीबी का और कुपोषण का अस्थायी समाधान चाहिए तो वैसे प्रयासों के केंद्र में क्या होगा, रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस, यानी जो हमारी पॉलिसी प्रोसेसेस हैं उसका रिवैम्प, उनमें संशोधन, उनमें परिवर्तन, ओके, और कोलैबोरेटिव एफर्ट, सहयोगात्मक प्रयास। तो गवर्नेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, 150 वर्ड्स का ये आपको क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बात कर सकते हैं, क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो क्या है, पॉवर्टी और malnutrition. Okay, so first you have to identify the main or the core theme of the question, that is poverty and malnutrition. Okay, once that is identified, we have established a practice of starting our answer based directly upon the main theme of the question. So poverty or malnutrition, particularly in the Indian context, how we can start? We can start with respect to the sustainable development goals. We know that zero poverty and zero hunger, they are respectively SDG 1 and SDG 2, है ना? So eradication of poverty, that is sustainable development goal number 1, and no hunger or zero hunger, that is sustainable development goal number 2, which has to be achieved by the year 2030 globally, and India is also committed to achieve the sustainable development goals by the year 2030. तो एक तो ये बात हो गई कि पॉवर्टी मैलन्यूट्रिशन को जो दूर करने के भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हैं उसको लेकर एक लक्ष्य एसडीजी के माध्यम से रखा गया है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पॉवर्टी और मैलन्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में कोई डेटा सेट पुट करें इंट्रोडक्शन में, ताकि इन समस्याओं की गंभीरता को हम इंट्रोडक्शन में ही एग्जामिनर को बता पाए। तो इसमें देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ ने रिपोर्ट जारी की, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022। इस रिपोर्ट में एफएओ ने कहा कि मैलन्यूट्रिशन की जो लेवल है, मैलन्यूट्रिशन का जो स्तर है वो काफी हाई है अगर हम इंडिया की बात करें, एंड ऑलमोस्ट 16% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर न्यूरिस्ड, एंड वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अंडर न्यूरिशमेंट, मैलन्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। ओके, तो हम एफएओ के उस रिपोर्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022, एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में एफएओ ने क्या कहा कि भारत में लगभग 224 मिलियन यानी कि 22.4 करोड़ पीपल अंडर न्यूरिश्ड हैं, दैट इज अबाउट 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज अबाउट 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अंडर न्यूरिश्ड। So thus we can underline or highlight the status of malnutrition in India। ठीक है, तो इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो there can be multiple approaches to start an answer. Now coming to the main body of the question, we have to explain with respect to the statement that poverty and malnutrition, they are lasting solutions, they require revamped policy processes and collaborative efforts। तो आइए मेन बॉडी की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ओके, सो lasting solutions of poverty and malnutrition
poverty and malnutrition, poverty and malnutrition require revamped policy processes, require revamped policy processes and collaborative effort. So this we can write as the subheading. हम इसे subheading के रूप में लिख सकते हैं. And collaborative effort, and collaborative effort. So this will be our subheading. Fine. अब हम इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन करना है हमें इसे एग्जाम्पल के साथ जोड़कर इसको लिखते हुए. पहली चीज है कि पॉलिसी प्रोसेस को हमें रिवैम्प करना पड़ेगा और कोलैबोरेटिव एफर्ट को स्टेप अप करना पड़ेगा. कोलैबोरेटिव एफर्ट का क्या मतलब होता है? सहयोगात्मक प्रयास, कम्युनिटी लेड एफर्ट, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार के विभिन्न तंत्रों और स्तरों पर समेकित प्रयास और पहल, उसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट. पब्लिक और सरकार के बीच में कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट के वेरियस लेवल्स पे कोलैबोरेशन और कम्युनिटी और वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में कोलैबोरेशन. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि पॉलिसी प्रोसेस का रिवैम्प कैसे हमें मेलन्यूट्रिशन और पॉवर्टी का आंसर दे सकता है. इसका उदाहरण जैसे अगर आप देखें तो पहले हमारा जो पॉवर्टी को लेकर अप्रोच था, हम मानते थे कि पॉवर्टी मींस इनकम डेफिशिएंसी, गरीबी का अर्थ है आय या आमदनी का कम होना. लेकिन समय के साथ पॉवर्टी को लेकर जो पॉलिसीज बनी उसमें हमारा गरीबी को लेकर दृष्टिकोण बदला. हम ये समझने में सफल हुए कि गरीबी केवल आमदनी की गरीबी नहीं है. लैक ऑफ इनकम ओनली इज नॉट पॉवर्टी. पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट. पॉवर्टी means restricted access or lack of access to various basic amenities, various facilities which are essential for a dignified human life. तो इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के कंसेप्ट को हम लोगों ने पॉलिसी प्रोसेसेस में भी इंट्रोड्यूस किया. जब हम पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं पॉवर्टी एरेडिकेशन स्कीम्स में बेनिफिशियरीज की, तो फिर हम लोगों ने उसे और इंक्लूसिव बनाया और कंप्रीहेंसिव बनाया. सो दिस इज हाउ रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस कैन गिव अस लास्टिंग सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी. किस तरीके से? तो यहां पे आपको जो पहली बात बतानी है कि पॉवर्टी इज नॉट ओनली इनकम डेफिशिएंसी. सो द रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस दे वेंट बियॉन्ड कंसीडरिंग पॉवर्टी एज मियर इनकम डेफिशिएंसी बट एज मल्टी डायमेंशनल lack of access to basic facilities. So it goes beyond income deficiency. Okay. अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो लाइवलीहुड स्कीम्स हैं पॉवर्टी में, जैसे अगर हम लाइवलीहुड स्कीम्स की बात करें, सो द लाइवलीहुड स्कीम्स दे ऑल्सो स्टार्टेड टू एम्पावर द कम्युनिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइवलीहुड स्कीम्स थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों को सरकार ने बनाने का प्रयास किया. तो इससे क्या हुआ कि विमेन एम्पावरमेंट भी हुआ, क्योंकि जमीनी स्तर पे ग्रासरूट लेवल पे कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन की जब बात होती है तो महिलाओं को उसमें भागीदारी करने का मौका मिलता है. तो महिला भागीदारी जब होगी तो उससे न केवल आय की गरीबी दूर होगी, बल्कि जो शिक्षा को लेकर एक्सेस है, मार्केट को लेकर जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, उन सभी चीजों के बैरियर्स ब्रेक डाउन होंगे और इससे हमें लास्टिंग सॉल्यूशन टू पॉवर्टी एंड मेलन्यूट्रिशन प्राप्त होगा. तो ऐसे एक आपको वाइडर लिंकेज के साथ अपने पॉइंट को बिल्ड करते हुए आंसर को लिखना है. लाइवलीहुड स्कीम की जैसे हम बात करें, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात कर दें. ठीक है, अच्छा, एक बिंदु ये हो गया. दूसरी बात ये हो गई कि पॉवर्टी इनकम डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन पॉवर्टी को लेकर जो हमारे पॉलिसी प्रोसेसेस में एफर्ट्स हैं सरकारी स्तर पर, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन है, क्या उनमें कन्वर्जेंस है? तो रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस के अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो, स्टेट के लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, उन सभी में कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस का एक हिस्सा है और वो हमें लास्टिंग सॉल्यूशन देता है पॉवर्टी का और मेलन्यूट्रिशन का. क्यों? कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं केंद्र के स्तर पर बनती हैं पर वो राज्य और जिलों के स्तर पर, सबसे जाकर जमीनी स्तर पर अपने वास्तविक रूप से अमल में नहीं आ पाती. उसके कई कारण हो सकते हैं. बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, पॉलिसी की डिजाइन हो सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं. तो रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस में अगर हम क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस सेक्टोरल
कोऑर्डिनेशन की और कन्वर्जेंस की, क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस. So this can lead to multiplication of effort. This can lead to multiplication of effort at various levels of the government. And the second thing is more efficient resource usage. Resource usage भी efficient हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पॉवर्टी और malnutrition को टारगेट करने वाली स्कीम्स में काफी रिसोर्स लगता है, और कई बार आपको एफर्ट डुप्लीकेशन भी हो जाता है कि केंद्र सरकार भी उसी प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है, राज्य भी वैसे ही योजनाएं लेकर आ रहे हैं. तो ये एफर्ट डुप्लीकेशन, ये रिसोर्स वेस्टेज को रोकता है, और रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस में इस चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे तो लास्टिंग सॉल्यूशन हमें पॉवर्टी का भी मिल सकेगा और मेलन्यूट्रिशन का भी मिल सकेगा. अच्छा, तीसरी बात फिर आ जाती है आपको यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. आज के इस वीडियो में जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8. रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर एट द सेंटर ऑफ द परस्यूट ऑफ लास्टिंग सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी एंड मेलन्यूट्रिशन. स्टेटमेंट को ध्यान से थोड़ा पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा. एनालिटिकल क्वेश्चन है और आपको गवर्नेंस के फील्ड में ऐसे क्वेश्चंस अप्लाइड क्वेश्चंस माने जाते हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट चैलेंजेज या प्रॉब्लम्स और डिफरेंट सेक्टर्स से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं. तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड पहले भी रहा है और आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं. सो द मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल एंड एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना. तो रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस, ओके, रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर एट द सेंटर ऑफ pursuit of lasting solutions to poverty and malnutrition. Explain with examples. हिंदी में पढ़ते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न. निर्धरता और कुपोषण के स्थायी समाधान की खोज के केंद्र में संशोधित नीति प्रक्रियाएं और सहयोगात्मक प्रयास है. उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए. तो आपको यहाँ एग्जाम्पल का हेल्प लेते हुए व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है. स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको शुरुआत में पढ़ने में जटिल लग सकता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई पॉवर्टी और मेलन्यूट्रिशन के जो लास्टिंग सॉल्यूशंस, परमानेंट सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की खोज के केंद्र में क्या है, दो चीज बता रहा है. रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस हैं और कोलैबोरेटिव एफर्ट है. सिंपल तरीके से अगर हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें तो ये कह रहा है कि अगर हमें गरीबी का और कुपोषण का अस्थायी समाधान चाहिए तो वैसे प्रयासों के केंद्र में क्या होगा, रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस, यानी जो हमारी पॉलिसी प्रोसेसेस हैं उसका रिवैम्प, उनमें संशोधन, उनमें परिवर्तन, ओके, और कोलैबोरेटिव एफर्ट, सहयोगात्मक प्रयास. तो गवर्नेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, 150 वर्ड्स का ये आपको क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है. तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बात कर सकते हैं, क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो क्या है, पॉवर्टी और malnutrition. Okay, so first you have to identify the main or the core theme of the question, that is poverty and malnutrition. Okay, once that is identified, we have established a practice of starting our answer based directly upon the main theme of the question. So poverty or malnutrition, particularly in the Indian context, how we can start? We can start with respect to the sustainable development goals. We know that zero poverty and zero hunger, they are respectively SDG 1 and SDG 2, है ना. So eradication of poverty, that is sustainable development goal number 1, and no hunger or zero hunger, that is sustainable development goal number 2, which has to be achieved by the year 2030 globally, and India is also committed to achieve the sustainable development goals by the year 2030. तो एक तो ये बात हो गई कि पॉवर्टी मेलन्यूट्रिशन को जो दूर करने के भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हैं उसको लेकर एक लक्ष्य एसडीजी के माध्यम से रखा गया है. अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पॉवर्टी और मेलन्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में कोई डेटा सेट पुट करें इंट्रोडक्शन में, ताकि इन समस्याओं की गंभीरता को हम इंट्रोडक्शन में ही एग्जामिनर को बता पाए. तो इसमें देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO
ने रिपोर्ट जारी की, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022। इस रिपोर्ट में एफएओ ने कहा कि मेलन्यूट्रिशन की जो लेवल है, मेलन्यूट्रिशन का जो स्तर है वो काफी हाई है अगर हम इंडिया की बात करें, एंड ऑलमोस्ट 16% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर न्यूरिस्ड, एंड वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अंडर न्यूरिशमेंट, मेलन्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। ओके, तो हम एफएओ के उस रिपोर्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022, एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में एफएओ ने क्या कहा कि भारत में लगभग 224 मिलियन यानी कि 22.4 करोड़ पीपल अंडर न्यूरिश्ड हैं, दैट इज अबाउट 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज अबाउट 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अंडर न्यूरिश्ड। So thus we can underline और highlight the status of malnutrition in India। ठीक है, तो इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो there can be multiple approaches to start an answer. Now coming to the main body of the question, we have to explain with respect to the statement that poverty and malnutrition, they are lasting solutions, they require revamped policy processes and collaborative efforts। तो आइए मेन बॉडी की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ओके, सो lasting solutions of poverty and malnutrition, poverty and malnutrition require revamped policy processes, and collaborative effort। So this we can write as the subheading, हम इसे सबहेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, and collaborative effort। So this will be our subheading। Fine, अब हम इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन करना है हमें इसे एग्जाम्पल के साथ जोड़कर इसको लिखते हुए। पहली चीज है कि पॉलिसी प्रोसेस को हमें रिवैम्प करना पड़ेगा और कोलैबोरेटिव एफर्ट को स्टेप अप करना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट का क्या मतलब होता है? सहयोगात्मक प्रयास, कम्युनिटी लेड एफर्ट, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार के विभिन्न तंत्रों और स्तरों पर समेकित प्रयास और पहल, उसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट। पब्लिक और सरकार के बीच में कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट के वेरियस लेवल्स पे कोलैबोरेशन, और कम्युनिटी और वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि पॉलिसी प्रोसेस का रिवैम्प कैसे हमें मेलन्यूट्रिशन और पॉवर्टी का आंसर दे सकता है। इसका उदाहरण जैसे अगर आप देखें तो पहले हमारा जो पॉवर्टी को लेकर अप्रोच था, हम मानते थे कि पॉवर्टी मींस इनकम डेफिशिएंसी, गरीबी का अर्थ है आय या आमदनी का कम होना। लेकिन समय के साथ पॉवर्टी को लेकर जो पॉलिसीज बनी उसमें हमारा गरीबी को लेकर दृष्टिकोण बदला। हम ये समझने में सफल हुए कि गरीबी केवल आमदनी की गरीबी नहीं है। लैक ऑफ इनकम ओनली इज नॉट पॉवर्टी। पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। पॉवर्टी means restricted access or lack of access to various basic amenities, various facilities which are essential for a dignified human life। तो इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के कंसेप्ट को हम लोगों ने पॉलिसी प्रोसेसेस में भी इंट्रोड्यूस किया। जब हम पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं पॉवर्टी एरेडिकेशन स्कीम्स में बेनिफिशियरीज की, तो फिर हम लोगों ने उसे और इंक्लूसिव बनाया और कंप्रीहेंसिव बनाया। सो दिस इज हाउ रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस कैन गिव अस लास्टिंग सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी। किस तरीके से? तो यहां पे आपको जो पहली बात बतानी है कि पॉवर्टी इज नॉट ओनली इनकम डेफिशिएंसी। सो द रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस दे वेंट बियॉन्ड कंसीडरिंग पॉवर्टी एज मियर इनकम डेफिशिएंसी बट एज मल्टी डायमेंशनल लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। सो इट गोज बियॉन्ड इनकम डेफिशिएंसी। ओके, अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें
तो जो लाइवलीहुड स्कीम्स हैं पोवर्टी में, जैसे अगर हम लाइवलीहुड स्कीम्स की बात करें, सो द लाइवलीहुड स्कीम्स दे ऑल्सो स्टार्टेड टू empower द कम्युनिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइवलीहुड स्कीम्स थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका कार्यक्रम को, आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों को सरकार ने बनाने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ कि विमेन एम्पावरमेंट भी हुआ, क्योंकि जमीनी स्तर पे, ग्रासरूट लेवल पे, कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन की जब बात होती है तो महिलाओं को उसमें भागीदारी करने का मौका मिलता है। तो महिला भागीदारी जब होगी तो उससे न केवल आय की गरीबी दूर होगी, बल्कि जो शिक्षा को लेकर एक्सेस है, मार्केट को लेकर जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, उन सभी चीजों के बैरियर्स ब्रेक डाउन होंगे और इससे हमें लास्टिंग सॉल्यूशन टू पॉवर्टी एंड मैलन्यूट्रिशन प्राप्त होगा। तो ऐसे एक आपको वाइडर लिंकेज के साथ अपने पॉइंट को बिल्ड करते हुए आंसर को लिखना है। लाइवलीहुड स्कीम की जैसे हम बात करें, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात कर दें, ठीक है। अच्छा, एक बिंदु ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि पॉवर्टी इनकम डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन पॉवर्टी को लेकर जो हमारे पॉलिसी प्रोसेसेस में एफर्ट्स हैं सरकारी स्तर पर, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन है, क्या उनमें कन्वर्जेंस है? तो रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस के अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो, स्टेट के लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, उन सभी में कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस का एक हिस्सा है और वो हमें लास्टिंग सॉल्यूशन देता है पॉवर्टी का और मैलन्यूट्रिशन का। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं केंद्र के स्तर पर बनती हैं पर वो राज्य और जिलों के स्तर पर, सबसे जाकर जमीनी स्तर पर अपने वास्तविक रूप से अमल में नहीं आ पाती। उसके कई कारण हो सकते हैं, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, पॉलिसी की डिजाइन हो सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस में अगर हम क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की और कन्वर्जेंस की, क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस, सो दिस कैन लीड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, this can lead to multiplication of effort at various levels of the government, and the second thing is more efficient resource usage भी efficient हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पॉवर्टी और मैलन्यूट्रिशन को टारगेट करने वाली स्कीम्स में काफी रिसोर्स लगता है और कई बार आपको एफर्ट डुप्लीकेशन भी हो जाता है कि केंद्र सरकार भी उसी प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है, राज्य भी वैसे ही योजनाएं लेकर आ रहे हैं। तो ये एफर्ट डुप्लीकेशन, ये रिसोर्स वेस्टेज को रोकता है और रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस में इस चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे तो लास्टिंग सॉल्यूशन हमें पॉवर्टी का भी मिल सकेगा और मैलन्यूट्रिशन का भी मिल सकेगा। अच्छा, तीसरी बात फिर आ जाती है आपको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। पहले जब हम बात करते थे पॉवर्टी इरेडिकेशन का तो वो टॉप डाउन अप्रोच होता था। रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस को अगर हम ध्यान में रखें, एमजी नरेगा जैसे स्कीमों की बात करें, योजनाओं की बात करें, तो उसमें ग्रामीण स्तर पर लोगों के आजीविका को बढ़ाने के लिए निश्चित रोजगार गारंटी योजना लेकर सरकार आई और उसमें भूमिका किसकी हुई? ग्राम सभा की भूमिका हुई, स्थानीय लोगों की भूमिका हुई, पंचायतों की भूमिका हुई। तो उससे लोगों के अंदर जो पॉवर्टी है और मैलन्यूट्रिशन है, जब इनकम किसी हाउस होल्ड का बढ़ता है तो न केवल आमदनी बढ़ती है, न केवल उसका परचेजिंग पावर बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, बल्कि जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य क्षेत्रों में जो निवेश आवश्यक है वो उसमें कर पाते हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे आपको स्किल अपग्रेडेशन के क्षेत्र में। तो इसीलिए हम जब बात करते हैं रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस की तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और इसमें हम एमजी नरेगा जैसे स्कीम का उदाहरण ले सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल एज इन एमजी नरेगा, चूंकि आपको एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्लेन करना है इसीलिए आपको यहां पर इन बिंदुओं को शामिल करना जरूरी है। अच्छा, चौथी चीज क्या है कि लास्टिंग सॉल्यूशन पॉवर्टी मैलन्यूट्रिशन का क्यों नहीं हमें मिल पा रहा? ये न केवल भारत के सामने चुनौती है बल्कि पूरी दुनिया के सामने चुनौती है। उसका एक कारण ये भी है कि हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी सीखना चाहिए।
हमारे जो सॉल्यूशंस हैं कई बार वो लिमिटेड हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, उतने समय के साथ इफेक्टिव नहीं हो सकते, प्रभावी नहीं हो सकते। तो हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी सीखना चाहिए, इंटरनेशनल एजेंसीज की भी एक्सपर्टीज का फायदा लेना चाहिए। तो रिवैम्प्ड पॉलिसी प्रोसेसेस में अगर हम इंटरनेशनल एजेंसीज का असिस्टेंस लेते हैं, जैसे कि भारत देश में अपने यहाँ सरकार क्या करती है कि पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, मैलन्यूट्रिशन टारगेटिंग के लिए यूएनडीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता लेती है, वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता लेती है, न केवल इंटर गवर्नमेंटल बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का भी सहारा लेती है।